तो अब हमारी सीडीपी की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, अपने PYQs कर रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है वो मैं लेकर आई हूँ सीडीपी के लिए। 30 में से 30 क्वेश्चन करेंगे हम सीडीपी के। तो इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही करेंगे। इसमें हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने PYQ के टॉपिक को। सीडीपी की पहली क्लास है जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और इसको अच्छे से भी समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये देखिए असर्शन और रीजनिंग वाला है, इसमें करेक्ट बताना है। इसमें बोला है एट एनी एज the teacher should focus on what the child cannot do rather than what they can do with help or support। मतलब इसमें क्या बोल दिया है कि किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वो मदद और समर्थन क्या कर सकते हैं। तो ये वाली बात अगर असर्शन में दे रखी है कि टीचर को इस बात पे ये बिल्कुल गलत ही माना जाएगा, क्योंकि इस बात पे ध्यान क्यों देगा टीचर कि उसको क्या नहीं आता है। बच्चे को तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए ना कि उसे क्या आता है और क्या अच्छे से सिखा पाए। तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये वाला जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत है, तो ये तो गलत हो गया है। दूसरा है लेफ्ट वाइगोत्स्की पर्पस दैट लर्निंग शुड इंक्लूड ओनली दोज बिहेवियर दैट द चाइल्ड कैन इंडिपेंडेंट। मतलब इसमें रीजनिंग में क्या दे दिया है कि लेव वाइगोत्स्की ये बोलते थे कि सीखना केवल व्यवहारों में शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। बच्चे को क्या बोला है लेव वाइगोत्स्की ने, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला है। लेकिन बात हमने लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक पढ़ रखा है, तो लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेव वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है उसी का नाम क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नाम है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नाम है। तो इन्होंने क्या बोला है कि बच्चा क्या है, ग्रुप में रह के सीखता है, बच्चा समाज में रह के सीखता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात तो इन्होंने बिल्कुल करी ही नहीं है। तो हमारा पहला तो गलत हो ही गया, दूसरा भी गलत हो गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आप भी साथ साथ में देते जाइएगा, आंसर अपने आप सॉल्व कर करके। मैं यहाँ पे आंसर बताती हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या दोनों ही गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इज करेक्ट। मतलब कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हमें इसमें क्या बताना है, इन चारों में से करेक्ट बताना है कि प्रतिभाशाली बच्चों में कौन सा जो चीज़ है इन चारों ऑप्शन में से वो करेक्ट है। तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जिनका जो ब्रेन क्या होता है, IQ क्या होता है 140 प्लस होता है। ऐसे यही बच्चे प्रतिभाशाली कहते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि अगर उनको क्रिएटिविटी ना दिया जाए तो बोर हो जाते हैं एक टाइम पे। तो अब इसमें क्या बोल देते हैं, अब ये ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन सा सही है। गिफ्टेड चिल्ड्रन है सुपीरियर एकेडमिक। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है, सुपीरियर एकेडमिक, मतलब बेहतर शैक्षिण चाहिए होता है उन्हें। सोशल एज वेल एज इमोशनल स्किल होता है, उनमें सामाजिक और भावनात्मक कौशल होते हैं, ऐसा तो नहीं बोला गया है। दूसरा देखते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन एक्सेल इन ऑल एरिया। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या करते हैं, ऑल एरिया, सभी एरिया एकेडमिक में और करिकुलर एक्टिविटी में क्या करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। इसमें क्या बोला गया है, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं सभी क्षेत्र में अतिरिक्त पाठ्यक्रम गति और उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त करते हैं। तो करते हैं, लेकिन दूसरा भी देखते हैं आगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी इन स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तरीय मानसिक क्षमता होती है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की IQ क्या है, 140 प्लस है।
तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सोशल और इमोशनल, अगर उनका 140 IQ है या फिर वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो वो सोशली और इमोशनली क्या करेंगे, सुपीरियर होंगे या एकेडमिक सुपीरियर हो सकते हैं, या फिर साथ में सभी चीज़ों में ही बेस्ट होंगे, वो ऐसा भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे में क्या बोल दिया है, गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटी इन स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के पास क्या होता है कि मतलब मेंटल एबिलिटी होता है किसी एक चीज में, मतलब उच्च स्तर मानसिक क्षमता होती है किसी एक चीज में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बच्चे बोल सकते हैं। तो ये वाला है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तीसरा क्या है, तीसरा है कि लेवल ऑफ कोलबर्ग मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, कोलबर्ग मोरल रीजनिंग, कोलबर्ग के नैतिक तर्क, जिसमें चिल्ड्रन टिपिकली डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड रूल सेट डाउन बाय अदर्स एंड सोसाइटी। मतलब कि इसमें क्या बोला है कि जो बच्चे हैं आमतौर पर दूसरों व समाज के निर्धारित नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। वो कौन सा स्टेज होगा, तो ये कौन सा स्टेज होगा जिसमें बच्चे हैं पूरी तरह से समाज के नियम को नहीं समझते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी में क्या थी, 3 लेवल थे जिसके 6 स्टेज थे, 6 स्टेज थे। पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल और प्री ऑपरेशनल लेवल। तो इसमें से तो अगर आपने कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट रीजनिंग थ्योरी पढ़ी है तो ऑपरेशनल लेवल नहीं आता है मोरल डेवलपमेंट में, कोलबर्ग के कन्वेंशनल लेवल आता है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए। अब 2 में से ढूंढना है हमें। प्री कन्वेंशनल में इस कन्वेंशनल लेवल में क्या आता है, कन्वेंशनल लेवल में 2 पार्ट में डिवाइड था, मतलब 2 इसके स्टेजेस थे। तो इसमें पहला स्टेज क्या था, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन था, पहला गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और दूसरे में रूल्स आ जाते हैं, रूल्स आर रूल्स का। तो इसमें क्या बोला है कि सेट अदर्स, सोसाइटी और अदर्स से नहीं करता है, कौन से में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, सोसाइटी से बच्चा नहीं करता, सिर्फ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में लगा रहता है। पहला चीज़ तो इसमें स्टेज में पहला आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरे में आ जाता है टिट फॉर टैट। तो ये चीज़ें, ये दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता है। 4th क्वेश्चन देखें तो 4th में क्या लिखा है कि व्हाट शुड बी पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, या आंकलन का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि क्या बोला है इन्होंने कि असेसमेंट का सबसे जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए, आंकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आंकलन का उद्देश्य पहला क्या है, टू एनालाइज स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू फाइंड आउट व्हाट दे नो एंड अंडरस्टैंड। विद्यार्थी की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, यह पता लगाने के लिए कि वह क्या जानते हैं और समझते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोला गया है कि विद्यार्थियों के बारे में कि वो क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, ये पता लगाने के लिए असेसमेंट होता है। ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन, यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है, इसको हटा देते हैं हम, इन तीनों में है पहला ऑप्शन। अब देखिए दूसरे में क्या आ जाता है, दूसरे में है टू आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज, ज्ञान में अंतर पता लगाना, ज्ञान में अंतर पता लगाना। तो ये दूसरा भी करेक्ट हो सकता है, ज्ञान में अंतर पता लगाना, तो दूसरा भी करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, इसमें नहीं है दूसरा, इसको हटा देते हैं। फिर आता है टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी। अब प्रभावी शिक्षक गतिविधियों की पहचान करने के लिए, प्रभावी शिक्षण मतलब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, इसका पहचान करने के लिए भी होता है। तो ये भी होता है, तो ये हटा देते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तो ये पहला, दूसरा, तीसरा यही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू असाइन कंपेरेटिव मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये चौथा तो होगा ही नहीं कि मार्क्स की तुलना, मार्क्स कितना ला रहा है बच्चा उसकी तुलना करें, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे,
पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की थ्योरी आ गई। उन्होंने स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या बोला है? स्कैप फोल्डिंग को मचान बोलते हैं हम तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने स्कैप फोल्डिंग को क्या बोला गया है? तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? मचान होता है, हेल्प होता है, हेल्प दे सके बच्चा, हेल्प दे सके कोई एक मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पे आ गया, अ रिसोर्स मटेरियल डेट एड्स इन बेटर रिकॉल कॉन्सेप्ट। तो रिकॉल नहीं करवाना है बच्चे को बेहतर ढंग से, मतलब अवधारणा बेहतर ढंग से नहीं करवानी है, हमें रिकॉल नहीं करवाना है। ए मेजरमेंट टूल, एक मेजरमेंट टूल होता है एक्सेस स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एक मेजरमेंट टूल होता है, तो नहीं, मेजरमेंट टूल भी नहीं होता है। ए मेटाफोरिकली टर्म, ये एक मेटाफोरिकल टर्म है। व्हेन स्टूडेंट आर लेफ्ट ऑन देयर आउट, कि बच्चा क्या करे, यह एक लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ है जब विद्यार्थी की स्वयं सीखने की क्षमता छोड़ देता है। ऐसा भी नहीं बोला है वाइगोत्स्की ने कि वो खुद सीखने की क्षमता छोड़ देता है, तो ये मेटाफोरिकली वर्ड बोल देंगे, स्कैफोल्डिंग नहीं। तो यहाँ पे चौथा देखते हैं, अ स्ट्रेटजी इन विच अ मोर नॉलेजेबल पर्सन प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लेस नॉलेजेबल पर्सन लर्न न्यू स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट। तो ये वाला हमें सही लग रहा है। स्कैफोल्डिंग क्या है कि एक कोई मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है जो हेल्प करता है लेस नॉलेजेबल पर्सन को नए स्किल्स या नए कॉन्सेप्ट को याद करने में। तो ये एक ऐसी रणनीति है जिसे जानकार व्यक्ति, कम जानकार व्यक्ति का कोई नया कौशल या अवधारणा सिखाने में सहायता या मदद करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से पहले अब कौन सा फैक्टर है ऐसा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है चाइल्डहुड में ही? जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान वृद्धि और विकास में योगदान देता है? तो इसमें से कौन सा कारण है? तो कल्चरल प्रैक्टिस, सांस्कृतिक प्रथाएं भी हो सकती हैं, जो हमारी बहुत टाइम से चली आ रही प्रथाएं हैं। ये भी पोषण, न्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली चाइल्डहुड में। प्ले अपॉर्चुनिटी, खेलने का अवसर मिले बच्चे को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों ही ठीक है। तो ये चारों किस में ठीक है? तो पहले में ही हैं चारों, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट डैश व्हेन दे ऐड अ न्यू स्कीमा फॉर रिकॉग्नाइजिंग हॉर्स टू देयर अदर सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एनिमल। मतलब कि क्या बोला है, अगर बच्चा जो है प्रदर्शित करते हैं जब वे जानवर को पहचानने के लिए अपनी मानसिक संरचना घोड़े को पहचानने के लिए नए स्कीमा में जोड़ता है। यहाँ पे साफ साफ क्या बोला गया है कि ऐड कर रहा है नए स्कीमा में ऐड कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? ये प्याजे की थ्योरी में प्याजे ने बोला था, इसको प्याजे ने बोला है। तो नए स्कीमा में ऐड कर रहा है, नए स्कीमा में मतलब एक हॉर्स को उसने देखा और जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको नए स्कीमा में ऐड कर रहा है। तो इसको क्या बोल देते हैं कि नए स्कीमा में। अभी यहाँ पे उसको क्या, नए स्कीमा में ऐड करना, मॉडिफाई करना, अगर आपके में वर्ड आ जाए ऐड करना या मॉडिफाई करना, तो ये क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा या एकोमोडेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन क्या होता है कि नए सिचुएशन को सिर्फ अपने में ले आना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? समावेशन बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर, मतलब लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका आलोचना किस चीज़ पे हुआ था? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का आलोचना किस चीज़ पे हुआ था? तो सबसे पहले
कंसीडर प्रोविजन इमोशनल फैक्टर पे तो नहीं हुआ था, है ना, भावना। एम्फेसाइजिंग बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसर डेवलपमेंट एट द एक्सपेंसेस ऑफ सोशल कल्चर फैक्टर, तो नहीं, इस पे भी सोशल कल्चर थ्योरी, तो इनके थ्योरी का ही नाम है कि बच्चा सोसाइटी से रह के सीखता है, तो ये भी नहीं होएगा। गिविंग इम्पोर्टेंस टू स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इन्होंने जो लर्निंग के दौरान क्या बोला है कि स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया है बजाय कि शिक्षकों के प्रक्रिया पे के बजाय विद्यार्थियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, तो ऐसा भी नहीं बोला है इन्होंने बोला है सब मिल के सीखेंगे, तो इस चीज़ के बारे में बात की है। ओवरलुकिंग द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी इन द कोर्स ऑफ लर्निंग, इन्होंने मतलब क्या किया था कि मेल को ले लिया था अपनी थ्योरी में, तो इसीलिए क्या है, इनकी जो स्टूडेंट ही थी कैरल ग्लीगन, इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था इनको इसी चीज़ पे कि ये क्या है, अनुवांशिकता और जीव की भूमिका को अनदेखा किया है इन्होंने, तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो बोला है ग्रोथ ऑफ बॉडी ब्रेन सेंसरी कैपेबिलिटीज मोटर स्किल्स आर पार्ट ऑफ, अब शरीर, मानसिक वृद्धि, संवेदी क्षमताएं, गति कौशल, ये किसका हिस्सा है, तो सेंसरी मोटर का हिस्सा नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक विकास से भी नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्या है, शारीरिक विकास से रिलेटेड है, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर हिंडर्ड बाय, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है, किससे, हिंडर्ड, किससे मतलब इसको अफेक्ट पड़ता है, तो किस चीज़ से अफेक्ट पड़ता है इसको, एल्गोरिदम से, यूज एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक से, एनालॉजिकल थिंकिंग से, फंक्शनल फिक्स्डनेस से, तो इसको किससे फ़र्क पड़ेगा, पर्यात्मकता स्थिरता से, फंक्शनल फिक्सनेस से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस है वो उसको बाधित करता है। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है असर्शन और रीजनिंग का, जिसमें क्या बोलेंगे, क्या बोला गया है, सेल्फ रेगुलेशन एंड इम्पल्सेस कंट्रोल शुड बी वाइटल कंपोनेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, यहाँ पे स्वयं विनियम, आवेग नियंत्रण विद्यालयी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, तो सेल्फ रेगुलेशन और इम्पल्स कंट्रोल, तो हाँ ये असर्शन ठीक लग रहा है, होना चाहिए। जिसमें दूसरा क्या बोला है, रीजनिंग में क्या बोला है, सोशियो इमोशनल स्किल हेल्प करता है स्टूडेंट को रेगुलेट देयर आउन लर्निंग, अब सोशियो इमोशनल जो स्किल है वो रेगुलेट करता है, जो सामाजिक भावनात्मक कौशल है वो बच्चे के स्वयं के लिए विनियमित मदद करता है, तो ये भी ठीक बात है, तो यहाँ पे क्या है, जो असर्शन है वो भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कॉरस्पॉन्ड्स मिडल चाइल्डहुड, अब हम मिडल चाइल्डहुड के कौन से एज को बोलेंगे, आयु समूह में मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है हमारा 6 से 11 वर्ष, ए ऑप्शन करेक्ट होते हुए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए टीचर मेड टास्क शुड बी इंक्लूडेड फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग रेदर देन द स्टैंडर्डाइज आउटकम परफॉर्मेंस, यहाँ पे टीचर क्या कर रही है कि फीडबैक दे रही है स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए उसके लर्निंग में, ना कि स्टैंडर्डाइज आउटकम परफॉर्मेंस दे रही है, या नहीं तो ये ऐसे वगैरह ले रही है। तो इसमें क्या बोला है कि टीचर क्या कर रही है, फीडबैक दे रही है बच्चे को असेसमेंट को सीखने के लिए, या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज़ कर रही है। रीजनिंग में क्या बोला है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर मोर अलाइन्ड विद असेसमेंट ऑफ लर्निंग रेदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जो मानकीकरण परीक्षण है अधिगम के लिए अवलोकन के बजाय अधिगम के आंकलन के लिए अधिक वो फायदेमंद है,
तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है हमेशा फीडबैक के लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए होता है, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग क्या हो गया, गलत हो गया है हमारा, असर्शन ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो ट्रू है और एक ये फॉल्स है, तो डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। यहाँ पे चिल्ड्रन बोल रहा है, चिल्ड्रन डेवलप्ड इज अ डायरेक्ट रिजल्ट अनफोल्डिंग द जेनेटिक कोड। जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो क्या होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट अनफोल्डिंग कोड से हो जाता है, तो ये नहीं बोल सकते हैं हम, सिर्फ अनुवांशिकता से ही, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, साफ साफ बोला है कि सिर्फ हेरिडिटी से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। चाइल्डहुड इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रीजनिंग में बोल दिया कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरा नेचुरल बायोलॉजिकल स्टेज से ही डेवलपमेंट होता है, तो ये भी नहीं है, तो दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, दोनों गलत, असर्शन और रीजनिंग दोनों गलत है, ऑप्शन 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि टीचर शुड नॉट एसोसिएट लर्निंग, टीचर शुड नॉट एसोसिएट लर्निंग विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट लर्न इफेक्टिवली इन एनवायरमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस। शिक्षक को अधिगम के सख्त अनुशासन से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे डर और तनाव के माहौल में प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे ये ठीक बात बोली है कि टीचर को मतलब स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं रखना चाहिए या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखना चाहिए, इससे क्या होता है बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो पहला तो ठीक लग रहा है यहाँ पे। दूसरा बोला है अर्ली चाइल्डहुड इज सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। दो प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास के लिए संवेदनशील अवधि मानी जाती है। तो ये भी ठीक बोला है कि तो अर्ली चाइल्डहुड में तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है ना, ये भी ठीक माना है। लेकिन इससे क्या जोड़ रहा है, उन्होंने टीचर क्या बोला है कि स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर दी है। तो ये दोनों ही ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन असर्शन जो है रीजनिंग का व्याख्या नहीं करता है। लर्न्ड पैटर्न ऑफ कल्चरली अप्रूव्ड मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बिहेवियर आर रेफर टू द जेंडर, कौन सा होगा? मतलब एक तो क्या बोलते हैं सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को, मस्कुलाइन और फेमिनाइन बिहेवियर को जेंडर कौन सा बोलते हैं? तो कौन सा बोलेंगे? तो अगर जो सांस्कृतिक है तो उसमें अगर मस्कुलाइन बिहेवियर और फेमिनाइन बिहेवियर को अलग किया गया है तो उसमें क्या होता है, रोल बोलेंगे, जेंडर रोल बोलेंगे, जेंडर की भूमिका। अगर वो मस्कुलाइन जैसे जॉब पे जा रहा है तो वो क्या है, मस्कुलाइन बिहेवियर है, जॉब करना चाहिए मस्कुलाइन बिहेवियर, फेमिनाइन बिहेवियर को घर पे रहना चाहिए। तो ये रोल है, इनका रोल निभा रहे हैं, वो मस्कुलाइन बिहेवियर और फेमिनाइन बिहेवियर का रोल निभा रहे हैं। हाउ शुड अ टीचर डील विद स्टूडेंट हु आर डिस्ट्रैक्टेड इन हर क्लास? यहाँ पे क्या बोल दिया है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विचलित होने वाले विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मतलब कि अब वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, ठीक, वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अब टीचर को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो रिवॉर्ड देना चाहिए उसको, मतलब रिवॉर्ड देना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, सर्व पनिशमेंट, या कॉल पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को बुला के उसे डराना धमकाना चाहिए, या उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, या डिवाइड क्लास इनटू मैनेजेबल ग्रुप एंड लेट देम लर्न कोऑपरेटली। तो पनिशमेंट तो बिल्कुल मना ही है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। सभी चाइल्ड को रिवॉर्ड देना चाहिए मटेरियल वगैरह से, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिवाइड द क्लास इनटू मैनेजेबल ग्रुप एंड लेट देम लर्न कोऑपरेटली, मतलब कि जो क्लासरूम है उसको मैनेजेबल ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए और उनको
पढ़ाना चाहिए, उनको अपने हिसाब से अपने पेस पे सीखने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहे हैं टीचर इन मिडल क्लास, मिडल क्लास की कोई टीचर है, ऑफन हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बॉय एंड गर्ल। वो क्या है, बॉय और गर्ल से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखती हैं। माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को अक्सर लड़कों और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें होती हैं। ठीक, तो ये क्या बोल दिया कि जो टीचर है, जो मिडिल क्लास की टीचर है, उसको लड़के और लड़की से अलग अलग टाइप की उम्मीदें होती हैं। रीजनिंग में क्या बोल दिया, रीज़न क्या दिया है कि बिलीव अबाउट सेक्स डिफरेंस इन स्टीरियोटाइप व्हेन अदर लीड जस्ट टू लेबल बॉयज़ एंड गर्ल। तो इन्होंने क्या कर दिया कि टीचर ने क्या कर दिया, इन्होंने लेबल कर दिया बॉय और गर्ल को। लैंगिक मतभेदों के बारे में विश्वास रूढ़िबद्धता सूचित करते हैं जो अक्सर केवल नामित लड़के और लड़कियों के बीच में वर्गीकृत किया जाता है। तो टीचर ने भी यही किया है। तो इसमें क्या है, अजर्शन और रीजनिंग क्या है, दोनों ही ठीक है। और रीजनिंग क्या कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है अजर्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, inclusion incorporate acceptance of difference and ensuring that all form of exclusion are removed। inclusion incorporate समावेशी विभिन्नताओं की स्वीकृति होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बहिष्करण के सभी रूप हटा दिए जाएं। समावेशी में क्या इसने सुनिश्चित किया है कि बहिष्करण के सभी रूपों को हटा दिया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, जो डिसेबल्ड है या कुछ भी हैं, कैसे भी बच्चे हैं, सभी बच्चे एक साथ ही पढ़ाई करेंगे। तो इसमें क्या बोल दिया गया है कि जो समावेशी इनकॉर्पोरेट है, डिवीज़न है, उसमें सुनिश्चित किया जाए बहिष्करण के सभी रूप को हटा दिया जाएगा। यहाँ पे विविधता, अब यहाँ पे डाइवर्सिटी शुड बी वैल्यूड, डाइवर्सिटी शुड बी वैल्यूड रेदर देन लुक एट ऑब्स्टेकल्स। विविधता को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है उसको एक बाधा के रूप में देखने की बजाय क्या महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ये बात ठीक बात बोली है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग। इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड डिज़ाइन एंड डिलीवर एक्टिविटी विच डिमांड्स। विद्यार्थी के समालोचन चिंतन के कौशल को विकसित करने के लिए एक शिक्षिका ऐसी गतिविधियां तैयार और करवानी चाहिए, कैसी गतिविधियां को तैयार करवानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि एक जो टीचर है, जो नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, उसको स्टूडेंट के अंदर लाने के टीचर को कैसी गतिविधियां तैयार करवानी चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस करना चाहिए, ठीक बात है। तार्किक तर्क शक्ति और विश्लेषण की मांग करे, सही बात है, ठीक है। अगला है कि मैं रिट्रावल एंड प्रीवियस लर्न कॉन्सेप्ट, पहले सीखी हुई अवधारणा को केवल पुनः प्राप्ति की मांग करें, नहीं, ये गलत हो सकता है। रोट रेल्सल्स एंड मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, ये भी गलत है। सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन द इंफॉर्मेशन, तो ये वाला भी ठीक हो सकता है कि जानकारी को संश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करें। तो हमारा पहला और चौथा आंसर ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू मेक चेंज इन डैश द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लर्निंग। मतलब कि बुद्धि क्या है, डैश है, सीखने के लिए बुद्धि नींव में परिवर्तन करने की क्षमता है। नींव में तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला है यहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंस को। तो क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
स्कीमा बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इम्प्लाइज, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का तात्पर्य क्या है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चे एक्टिव हों, जिसमें बच्चों को क्या करें, एक्टिवली पढ़ाएं, टीचर का रोल क्या हो, फैसिलिटेटर का रोल हो, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। फोकस ऑन रिप्रोडक्शन नॉलेज, सिर्फ क्या करें कि रिप्रोडक्ट करें नॉलेज को और भरते जाएं, तो इस पे तो ध्यान नहीं देना है। वीविंग लर्निंग पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं करनी है। यूजिंग मल्टीपल पैडागोजिकल स्ट्रेटजी, मल्टीपल पैडागोजिकल स्ट्रेटजी का यूज़ करें और बच्चे को पढ़ाएं। एम्फेसाइज ऑन रोल ऑन टीचर एंड इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर नहीं फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज अ, डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक राइटिंग से संबंधित डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है, ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर है, या रीडिंग से संबंधित डिसऑर्डर है। तो राइटिंग से संबंधित डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं हम, ग्राफिया, डिसग्राफिया बोलते हैं, है ना। और जो रीडिंग से संबंधित डिसऑर्डर है उसको क्या बोलेंगे हम, डिसलेक्सिया बोलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड अप्रूव्ड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कशन। डिस्कशन, प्रभावी शिक्षक के विद्यार्थियों को एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना और चर्चा के अवसर प्रदान करना शामिल है, तो ये नहीं होगा। और लर्निंग प्राइमरीली प्रोसेस मेमोराइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इंफॉर्मेशन, मतलब रट्टाफिकेशन लगवाना, कभी भी रट्टाफिकेशन कभी काम नहीं आता है, तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी है। ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशीलता का विकार, जिसमें बच्चा क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का शिकार है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी टीचिंग है जिसमें बच्चा क्या है, अटेंशन डेफिसिट या ध्यान न्यूनतम अति क्रियाशील का विकार है, उसको सबसे ज़्यादा कौन सी रणनीति अपना के पढ़ाना चाहिए। मतलब वो क्या करता है, वो बच्चा क्या कर रहा है, जल्दी अटेंशन लूज़ कर देता है अपना, अटेंशन डिफिसिट मतलब अटेंशन अपना जल्दी लूज़ कर देता है, तो उस बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। शेड्यूल लॉन्ग नॉन स्टॉप लेक्चर, तो शेड्यूल लंबा रखना चाहिए और नॉन स्टॉप उसको लेक्चर देते रहना चाहिए, तो वो तो जल्दी भूलता है, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। प्रोवाइडिंग कांस्टेंट क्रिटिकल वाइबर फीडबैक, नहीं, क्रिटिकल फीडबैक नहीं चाहिए। गिवन टास्क दैट रिक्वायर मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग करवाना चाहिए, वो एक चीज़ तो भूल रहा है, उसको मल्टीटास्किंग करवा के क्या करोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यूजिंग विजुअल एड्स एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, ये हो सकता है कि दिखा दिखा के पढ़ाएं, स्लो पढ़ाएं और उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाएं, तो चौथा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेरिब्रल प्लासी, जो सेरिब्रल प्लासी का सबसे अर्ली सिम्टम है, कैन आइडेंटिफाई बाय लॉन्ग डिले, तो बहुत टाइम तक उसका विलय करने से पहचान की जा सकती है। प्रमशित घात के प्रारंभिक लक्षणों को लंबे विलंब से पहचाना जा सकता है, तो कैसे पहचाना जा सकता है इसको, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से नहीं। जो सेरिब्रल प्लासी है वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो फिजिकल से ही पहचानेंगे। फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके चेंजेस कहाँ होंगे, फिजिकल एक्टिविटी में होंगे सेरिब्रल प्लासी में, तो इसी से हम इसको पहचान सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल, हम इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली वर्ड आ गया, तो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं।
सिंपल यूनिटरी प्रोसेस, सिंपल तरीके से नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल नहीं है। डिसऑर्डरली एंड नहीं, ये ऑर्डरली ही चलेगा, ये ऑर्डरली ही चलेगा, तो ये भी नहीं होगा। यूनिट प्रोसेस है, एकीकृत प्रक्रिया, हाँ यूनाइटेड प्रोसेस इसको बोल सकते हैं कि एकीकृत प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो बच्चा इंडिया में बैठा है उसका भी सेम होगा, जो बच्चा यूके में बैठा है उसका भी सेम ही होगा, तो इसलिए यूनाइटेड प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, इन जीन पियाजे थ्योरी इंटेलिजेंस इज अबाउट डेवलपमेंट। जीन पियाजे थ्योरी, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें इंटेलिजेंट किसके विकास के बारे में बात की गई है, इन्होंने किसके बारे में बात की है? तो यहाँ पे कल्चरल टूल ने किसको दिया है? लैंग्वेज को किसने दिया है? बाइगोत्स्की ने दिया है। इमोशनल मैच्योरिटी की बात नहीं करते हैं लेव बाइगोत्स्की। कंट्रोल ओवर वन बेसिक, एक बेसिस पे बात नहीं करते हैं, एक चीज़ पे कंट्रोल नहीं करा जा सकता है। कोग्निटिव स्कीमा की बात की है इन्होंने, संज्ञानात्मक स्कीमा की बात की है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। Which of the following order of presenting concept favor effective learning? मतलब अवधारणाओं को प्रस्तुत करने निम्नलिखित में से क्रम प्रभावी अधिगम के पक्ष में कौन सा है? इफेक्टिव लर्निंग कौन सा हो सकता है? तो इफेक्टिव लर्निंग में क्या हो सकता है? नॉन टू अननोन जाए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, ये भी अपोजिट है। यहाँ पे आइकॉनिक टू सिंबॉलिक, आइकॉनिक टू सिंबॉलिक नहीं, सिंबॉलिक टू आइकॉनिक जाना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन टू अननोन पहला ही हमारा आंसर सही होगा। हमें क्या करना चाहिए? लर्निंग को इफेक्टिव लर्निंग पे फोकस करने के लिए हमें नॉन से अननोन की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन एनकरेज स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है नॉलेज का, ये बच्चों के बीच में कैसे होता है? तो इसमें क्या रोट मेमोराइजेशन लगता है? नहीं। इंटरेक्ट एंड कोलेबरेट विद पीयर्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्ट विद कोलेबरेट विद पीयर्स, हाँ हो सकता है। अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और सहयोग करने में शामिल है। फॉलो सिंगल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, मल्टीपल वे होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कास्ट ऑफ देयर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अपने सांस्कृतिक समझ को त्याग दें, सांस्कृतिक समझ को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा पहला जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है। PYQ के 30 के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।